डियर स्टूडेंट, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हमने कुछ भागों में डिवाइड किया है, जिसमें निम्न टॉपिक हम कवर्ड कर रहे हैं। हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की मीनिंग एंड कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड के क्या ड्रॉबैक हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एबीसी की क्या सूटेबिलिटी है, कहाँ एबीसी अप्लाई किया जाएगा, उसका डिस्कशन करेंगे। और जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन में, तो कैसे उसकी स्टेप्स होगी, कौन सी स्टेप्स को कैसे हमें सोल्व करना है, प्रोसेस क्या होगी उसकी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट असर्टेन करना कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइम ऑब्जेक्ट होता है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट ये होता है कि उस कॉस्ट को जो आपने असर्टेन किया है उसको कंट्रोल करना, उसको रिड्यूस करना। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है कॉस्ट असर्टेन करना, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक आप किसी प्रोडक्ट की सही कॉस्ट असर्टेन नहीं करोगे तब तक आप उसका सही प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे। आपको हर पॉइंट पे प्रॉब्लम फेस करनी होगी, डिसीजन मेकिंग की ले लो, मार्केट में कंपटीशन की ले लो। तो सही कॉस्ट असर्टेन करना हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारे सामने दो प्रकार की सिचुएशन है। एक हम ट्रेडिशनल टाइम की बात करते हैं, एक हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं। यहाँ ट्रेडिशनल और मॉडर्न का कट ऑफ पॉइंट क्या? देखिए, 1991 से पहले की जब हम बात करते हैं तो वो पूरा हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक लिमिटेड दायरे का बात कर रहे हैं हम उसमें, क्योंकि 1991 में हमारे देश का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ, एलपीजी लागू की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो मार्केट जो हुआ एकदम से बड़ा, कंपटीशन बढ़ा मार्केट का, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होना स्टार्ट हुआ, बहुत सी चीजें चेंज हुई। तो एक टाइम जो था वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है, एक हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर हमें किसी प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट निकालनी है तो हम उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करते थे, कुछ प्रोसीजर फॉलो करते थे। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट में दो प्रकार की लागतों को शामिल किया जाता है। एक जो उस प्रोडक्ट पर सीधे एट्रीब्यूटेबल हो, उस एंड प्रोडक्ट पर हम सीधे रूप से बांट सके, वो कॉस्ट आपकी कहलाती थी डायरेक्ट कॉस्ट। एक कॉस्ट वो होती थी जिसको हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं थी, वो बहुत से उस कंपनी में बनने वाले बहुत से प्रोडक्ट से रिलेटेड थी। तो वो कॉस्ट हम एंड प्रोडक्ट पर डायरेक्टली नहीं एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो जो प्रोपोर्शन रहता था वो कहलाता था इनडायरेक्ट कॉस्ट का, जिसे हम ओवरहेड भी कहते हैं। तो अब हम उस ओवरहेड को उस एंड प्रोडक्ट पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसका हम एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जिसके संबंध में हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन किया। वहाँ एलोकेशन, अपॉर्चनेट, रीअपॉर्चनेट और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को फॉलो करना होता है। यदि हमें लगता है कि ये खर्चा, ये ओवरहेड, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर होने से हुई है, तो हम उसे सीधा उस डिपार्टमेंट को एलोकेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट पे अपॉर्चनेट करने की बात नहीं कर रहा मैं, उस डिपार्टमेंट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसको एलोकेट कर सकते हैं। परंतु जब हमें लगता है कि वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो तो उस कंपनी में 5 डिपार्टमेंट है, या उस कंपनी में जितने डिपार्टमेंट है उन सबसे रिलेटेड है, कॉमन कॉस्ट है, तो फिर हम उस कॉमन कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5-7 डिपार्टमेंट जितने भी है उनमें कुछ आधार, कुछ बेसिस का यूज करते थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक बिल्डिंग के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलती है और उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट काम करते हैं,
और उसका हमने रेंट पे किया। तो रेंट सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं है या एक ही डिपार्टमेंट के लिए नहीं था, ये कॉमन चारों डिपार्टमेंट के लिए कॉमन कॉस्ट है। तो अब इस रेंट को चारों डिपार्टमेंट में कैसे बांटा जाए, क्या हम इसको बराबर बांटें या हम किसी एक प्रोपोर्शन में बांटे, कैसे बांटें? तो ये एक बीच में एक कड़ी का काम करती थी, बेसिस। हम उसको कहते थे कुछ बेसिस हमें देखना होगा, तो वो बेसिस अपॉर्ट वो कहलाते थे आपके, उस बेसिस के हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वो अपॉर्चमेंट की प्रोसेस कहलाती थी, है ना। रीअपॉर्चमेंट भी होता है, हम खर्चों को जब प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों में एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को अल्टीमेटली वापस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डालना होता है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो तो जो डिपार्टमेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी हेल्प कर रहा है, इसलिए उसका खर्चा भी वही डिपार्टमेंट भुगतेगा। तो ये प्रोसीजर रीअपॉर्चमेंट की प्रोसीजर कहलाती थी। और जब हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लिया है तब हमारा काम आसान हो जाता था, तब हम कोई भी सिंगल मेथड का यूज करते हुए, एब्जॉर्प्शन की कोई भी सिंगल मेथड का यूज करते हुए हम पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट पर, उस ऑर्डर पर उस खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, है ना। ये हम प्रोसीजर फॉलो करते आए। अब क्वेश्चन मार्क ये खड़ा रहता है कि जब आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं तो वहां पर एब्जॉर्प्शन की डिफरेंट मेथड्स आपके पास, तो आप कौन सा मेथड चूज करें। और जब आप मेथड एक अप्लाई कर देते हैं तो सभी डिपार्टमेंट के लिए वो मेथड अप्लाई होगा। आप बेसिकली जब बात करें हम, तो सबसे ज्यादा मेथड जो यूज किया जाता था वो डायरेक्ट लेबर और मशीन आवर्स होते थे। डायरेक्ट लेबर जिस मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर लेबर वर्क ज्यादा है, मशीन कम है, तो वहाँ लेबर आवर्स का उपयोग किया जाता, और जहां पर मशीनें ज्यादा थी तो वहाँ मशीन आवर्स का उपयोग ज्यादा करते थे। तो ये हमारे पास दो प्राइम मेथड थे, और उसी मेथड का यूज करते हुए एक यूनिफॉर्म रेट निकालते थे, और उसी रेट से हम क्या करते थे, एब्जॉर्ब करते थे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्चे को, है ना। ये आपका यहाँ तक ट्रेडिशनल अप्रोच की बात हो गई, क्योंकि पूरा जो ट्रेडिशनल टाइम था वहां पर उतना मैन्युफैक्चर करते भी नहीं थे, और उसकी जो कुछ लिमिटेशंस थी, जो इस मेथड की ड्रॉबैक्स बने हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में इतना नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पूरी नेक्स्ट स्लाइड इसी के ऊपर है कि ड्रॉबैक क्या रहे ट्रेडिशनल मेथड के, तब जाके हम मॉडर्न के अप्रोच में आए, है ना। फिर दूसरा जो आपके मॉडर्न अप्रोच थी, अब मॉडर्न अप्रोच में हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को रिप्लेस किया, ओवरहेड का रिप्लेस करके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लेके आया। ये 1984 में कूपर एंड कापला ने डेवलप किया। यहाँ हम जो ओवरहेड है, जो खर्चे हैं, उसको डिपार्टमेंट वाइज नहीं, प्रोडक्ट वाइज नहीं, या हम उस खर्चे को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए एक्टिविटीज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सारी चीजें अब यहाँ पर डिपेंड हो जाती है एक्टिविटीज पर कि एक्टिविटीज क्या है। एक्टिविटी पे हम डिटेल बात करेंगे आगे की स्लाइड्स के अंदर। यहाँ सिर्फ आपको ये समझना है कि इसमें और इसमें अंतर जो था वो क्या था। यहाँ हम एक डिपार्टमेंटल लेवल की बात करते थे या प्रोडक्ट लेवल की बात करते थे कि उसके हिसाब से हमें खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। बट यहाँ हम चेंज हो गए, यहाँ हम वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम कह रहे हैं कि हमें उसकी एक्टिविटीज को फाइंड करनी होगी, एक्टिविटी के आधार पर हम उसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर एक्टिविटी पर फोकस किया जाता है और उसके हिसाब से एक्टिविटी पर कितना खर्चा आ रहा है, उस एक्टिविटी के खर्चे को बढ़ाने घटाने वाले उसके ड्राइवर कहलाते थे, उसको कैलकुलेट किया जाता था, और उसके बाद हम क्या करते थे, उसको मल्टीपल करके उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसकी हम केस स्टडी भी करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के क्या ड्रॉबैक्स रहे और इस कारण से आपका एबीसी आया, एबीसी का जो कमांड एरिया है वो कौन सा है, क्यों आया है ये, इसकी क्या कमियां रही है आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, तब जाके हमें इसकी जरूरत पड़ी। सबसे पहला इन्होंने बताया कि सूटेबल वेयर फ्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस। आपका जो ट्रेडिशनल मेथड था वो वहां ज्यादा उपयुक्त था जहां पर प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो लिमिटेड थे। हाँ, 1991 से पहले हम इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते ही नहीं थे, क्योंकि जरूरत ही कम थी, हम तो इंडिया के अंदर ही जरूरत थी। अब तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को बाहर भी भेज रहे हैं, कि एलपीजी हमारा आ गया है। पहले उस जमाने के अंदर आसानी से कोई मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन खोल ही नहीं सकता था, अब तो वो सारी चीजें लिबरल कर दी है ना।
तो ये हमारे होना है कि भाई पहले हमारे प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते थे, वो कम होते थे, तो उसके लिए क्या होता कि हम आसानी से उस ओवरहेड की जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते थे और कॉस्ट निकाल लेते थे। दूसरा जो बात है यहाँ पे लिखा है चेंज द कॉस्ट स्ट्रक्चर। चेंज द कॉस्ट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ क्या, ट्रेडिशनल टाइम में जो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट निकालते थे उसके अंदर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के प्रोपोर्शन थे। प्रोपोर्शन में क्या था कि मटेरियल का जो है प्रोपोर्शन थोड़ा ज्यादा हुआ करता था, 55% के आसपास हम मटेरियल की बात करते थे। लेबर, क्योंकि उस समय ज्यादा मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो लेबर का जो प्रोपोर्शन था, खुद वर्कर वर्क करते थे, तो लेबर का प्रोपोर्शन भी 25 से 30% हुआ करता था। और बाकी का जो माइनर सा एक्सपेंसेस होता था वो ओवरहेड का हुआ करता था। तो ओवरहेड का प्रोपोर्शन ही कम था। तो ओवरहेड की कॉस्ट को अगर हम वो जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं एलोकेशन अपॉर्चमेंट रिअपॉर्चमेंट के थ्रू कर देते थे, तो ज्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि मैक्सिमम प्रोपोर्शन तो डायरेक्ट कॉस्ट का था, तो उसकी कॉस्ट में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता था क्योंकि ओवरहेड का प्रोपोर्शन ही कम था। बट अब जो है वो क्या हुआ, सिचुएशन ही चेंज हो गई। 1991 के बाद जैसे आपका एलपीजी सिस्टम आया, आपको कंपटीशन बढ़ने लगा। मार्केट का जो पैटर्न था वो पहले पैटर्न था सेलर मार्केट का, जहां मन चाहे आप प्रॉफिट कमा सकते थे बिना किसी कॉस्ट को ध्यान में रखते। आप प्रॉफिट मार्केट था, प्रॉफिट पे ही टारगेट किया था, क्योंकि आपका सेलर मार्केट था, कंपटीशन नहीं था। तो आप जो रेट तय करते थे वो आपका कंज्यूमर खरीदता था और उसको एक्सेप्ट करता था। परंतु अब जो है मार्केट, अगर मार्केट जो है ग्लोबलाइज्ड हो गया, जैसे मार्केट ग्लोबलाइज हुआ तो आपको कंपटीशन बढ़ गया, आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो गए, बहुत सी चीजें चेंज हो गई। तो अब जो फोकस किया जाता है कि यदि मेरे को अगर मेरा अगर किसी के साथ कंपटीशन है और मेरे को compete करना है, तो मैं प्रॉफिट बाय प्रॉफिट कंपटीशन नहीं कर सकता। मेरे को मजबूत बनने के लिए मुझे मेरे कॉस्ट का सही असर्टेनमेंट और कॉस्ट का कंट्रोल करना होगा, तब जाके मैं प्रॉफिट जो है एक्सेस कर पाऊंगा, दूसरों को compete कर पाऊंगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके पास है, सभी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, सभी मंगा सकते हैं, बट आप उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, सही कॉस्ट कैसे असाइनमेंट करते हो, वो क्वेश्चन मार्क। तो अब मार्केट जो है वो किस टाइप का हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, कॉस्ट का स्ट्रक्चर पैटर्न चेंज हो गया। अब हमारे मटेरियल का पार्ट, मटेरियल की कंट्रोल टेक्निक अप्लाई करके हमने मटेरियल कॉस्ट को कम कर लिया, लेबर के अंदर मशीन, लेबर की जगह मशीनों ने ले ली है। तो अब मशीनें, टेक्नोलॉजिकल चीजें आने लग गई है, तो लेबर का प्रोपोर्शन कम हो गया। और फिर तीसरी चीज कि अब इन दोनों का प्रोपोर्शन कम होती ओवरहेड का प्रोपोर्शन बढ़ गया, और ओवरहेड का प्रोपोर्शन बढ़ गया तो हमें ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे सही करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे उसकी कॉस्ट का सही डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट तो बढ़ जाएगी बनिस्बत दूसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट या तो बहुत कम हो जाएगी। तो कौन सा प्रोडक्ट हमारा मार्केट में चल रहा है, कौन सा ज्यादा बिक रहा है, उसका हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। कब हमारा कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ डेटेड हो जाएगा हम नहीं पता कर पाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क रहता है कि हमें कहीं ना कहीं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की जरूरत पड़ी सही कॉस्ट असर्टेन करने के लिए। नॉट एक्सेप्टेबल इन डिसीजन मेकिंग एंड टिपिकल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, बिल्कुल क्लियर कट बोला है उन्होंने कि डिसीजन मेकिंग में हम ट्रेडिशनल मेथड से जो कॉस्ट हमने निकाली उसको नहीं यूज करते हैं। डिसीजन लेना है हमें, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू बनाया जाए और कौन सा छोड़ा जाए। अगर सही कॉस्ट नहीं डिटरमाइन करोगे तो हो सकता है ए प्रोडक्ट प्रॉफिट कमा रहा हो बट उसी को बंद कर दो आप। तो ये डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। टिपिकल प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में इसको वैसे अप्लाई नहीं कर सकते आप। आपकी प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी क्या है, टिपिकल है। टिपिकल मतलब उसको बनाने का जो वो व्यू रचना हमने बनाई है वो बड़ी टिपिकल है। तो उसे कैसे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके खर्चे को, है ना? तो वहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादा वर्क नहीं कर पाती। नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज भी होती है नॉन वॉल्यूम रिलेटेड जो क्वांटिटेटिव बेस्ड नहीं होती, तो वो एक्टिविटी भी अब ज़्यादा खर्चे अब उसके भी ज़्यादा हो गए हैं। अब उसको भी हमें कहीं ना कहीं क्या करना होगा, सही डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये कुछ कमियां थी किसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच की,
उसका ओवरकम हमने क्या किया, हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लेके आए। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की सूटेबिलिटी की बात करूं और यूजफुलनेस की बात करूं तो वो यही है। जैसे फर्स्ट उसका पॉइंट क्या है, हाई अमाउंट ऑफ ओवरहेड, कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हुआ। देखिए ओवरहेड का जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना ही ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वहां लगाना उपयुक्त है आपके लिए, सही डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, देखिए वो कमी थी ट्रेडिशनल अप्रोच, जहाँ प्रोडक्ट का वाइड रेंज हो गई, बहुत सारे प्रोडक्ट हम बनाने लग गए, तो वहां एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करना होगा। प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी, ये देखिए नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी का अगर जहां पे प्रेजेंस है ना, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, एबीसी लगाना होगा। स्टिफ कंपटीशन की बात कर रहा है, गला काट प्रतियोगिता की बात कर रहा है। देखिए कंपटीशन फाइट करना है आपको, तो आपको कॉस्ट सही असरटेन करनी है। सही कॉस्ट असरटेन करोगे तो कंट्रोल रिडक्शन भी कर पाओगे, और जब तक आप कॉस्ट असरटेन सही नहीं करोगे तब तक आप ये दोनों ही नहीं कर सकते। जब ये नहीं करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि प्रॉफिट आपने डिसाइड करते हैं। आप मार्केट चेंज हो गया, अब मार्केट डिसाइड करता है प्रॉफिट आप कितना कमा पाओगे, है ना। तो ये चारों ही जगह जहां पर है वहां आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्लाई करना चाहिए। यहाँ मीनिंग आपकी बात करता है कि भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है क्या। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी टेक्निक हमने डेवलप की है जो पुरानी टेक्निक थी ओवरहेड, उसका ओवरकम है, हमने उसको रिप्लेस कर दिया इस टेक्निक से। वो फोकस करता था पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर कॉस्ट निकालने के लिए, जैसे डिपार्टमेंट वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट इसने ये चेंज करके मुझे बताया है कि अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी वाइज उसकी कॉस्ट को निकालना होगा, एक्टिविटी का कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो जब हम कॉस्ट को एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो एक्टिविटी वाइज कॉस्टिंग कहलाएगी। क्वेश्चन आएगा वापिस से कि भाई एक्टिविटीज क्या है, एक्टिविटीज की बात हम डिस्कस करेंगे। अब कौन कौन से टर्म्स इस एक्टिव एबीसी में यूज किए जाते हैं उसके बारे में कर लेते हैं चलता। देखो सबसे पहले बात करता है एक्टिविटी की। एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इवेंट आप करते हैं, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो क्रियाएं आप करते हो वो सारी एक्टिविटी है। जैसे अगर आप कोई एक्स प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए उसको मंगाने की बात करेंगे। आपको क्या करना होगा, उसका मटेरियल को मंगाना होगा। तो उस मंगाने के लिए हम क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, रॉ मटेरियल मंगाने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसीजर में हमें सबसे पहले से ये डिसाइड करना होगा कि उस रॉ मटेरियल का सेलर कौन है। हमें लोगों से कोटेशन मंगाने पड़ेंगे सेलर से, फिर उस कोटेशन में से किसी का एक चयन करना होगा। चयन करने के बाद हमें ऑर्डर बनाना होगा, ऑर्डर देने के बाद हमें ऑर्डर प्लेस करना होगा, है ना। फिर प्रोडक्ट रिसीव होगा, उसका इंस्पेक्शन करना होगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो देखो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल मंगाना है, तो रॉ मटेरियल के अंदर ये सारी क्रिया मेरे को करनी है। तो ये सारी क्या कहलाती है, क्रिया। माल मंगा लिया आपने, फिर माल का हम क्या करते हैं, प्रोसेस कराते हैं प्रोडक्शन। तो कहने का मत तात्पर्य मेरा ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो क्रियाएं होगी, जो इवेंट आपकी होगी, जो कार्य आप करते हो वो सब की सब एक्टिविटीज कहलाती है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब सीधा जिसके लिए हम लागत मेजर कर रहे हैं, जिसके लिए कॉस्ट निकाल रहे हैं, वही कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, देखो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, आपकी कॉस्ट को जो इंक्रीज और डिक्रीज करे, इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट आएगा, या तो इंक्रीज होगी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, या कम होगी, तो उसको जो चलाने वाला है वो कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है। इसको दो भागों में बांटा है, एक बता रखा है रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर, एक बता रखा है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर का मतलब ये है जितना रिसोर्स आप कंज्यूम करते हैं, किसी एक एक्टिविटी के ऊपर आप जितना रिसोर्स कंज्यूम करते हैं, जितना रिसोर्सेज लगता है, उसका वो जो है उसका जो मेजरमेंट है वो आपका रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, किसी प्रोडक्ट के बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल मंगाना है, और रॉ मटेरियल को मंगाने के लिए मैं कोटेशन मंगाता हूँ, और कोटेशन मंगाने के लिए मेरे को पेपर में न्यूज देना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उसका जो खर्चा होता है वो इतना आता है। तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए आपने कितना रिसोर्सेज कंज्यूम किया, उसका जो एक पॉइंट है, उसका जो अमाउंट है वो आपके लिए क्या है, रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर है।
अगर वो जितना ज्यादा यूज करोगी, अगर ये बढ़ेगा घटेगा, जैसे टोटल कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर ये आपकी फ्रीक्वेंसी की बात करता है कि कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी में वो चीजें हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेज है, कितने यूनिट आ रहे हैं, जितने यूनिट बढ़ेंगे, जितने यूनिट बढ़ेंगे उतनी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, जितने यूनिट कम होंगे उतने कम होंगे। तो किसी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो चीजें घटती बढ़ती है उसका जो मेजर है वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर बन जाएगा। ठीक है ना। कॉस्ट पूल का मतलब एक्टिविटी का ग्रुप। जैसे मैंने अभी बात की आपको एग्जांपल के अंदर कि मैं रॉ मटेरियल मंगा रहा हूं, तो रॉ मटेरियल को मंगाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है। उन एक्टिविटीज का जो ग्रुप है वो क्या है, रॉ मटेरियल मंगाना, परचेज है। तो वो परचेज जो है वो आपके लिए क्या कहलाएगा, वो आपके लिए क्या कहलाएगी, ये सारी चीजें कहलाएगी कि भाई ये जो है आपके लिए क्या है, एक कॉस्ट पूल का निर्माण करती है। तो आप जो छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है उनका ग्रुप जो है वो कॉस्ट पूल बनाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉस्ट ड्राइवर के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जितने जितने आपके रिसर्च और डेवलपमेंट के नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ती बढ़ती रहेगी। तो ये कुछ एग्जांपल से देख लेगा। अब एक्टिविटीज को भी क्या किया हुआ है, क्लासिफाई किया हुआ है। एक्टिविटी में दो तरह का क्लासिफिकेशन, चार तरह का क्लासिफिकेशन है। एक बता रखा है यूनिट लेवल एक्टिविटीज, ये बिल्कुल यूनिट बेस्ड होती है, यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है। यूनिट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, यूनिट कम होगी तो ये भी कम होगी। ऐसे कह सकते हैं अपन कि इसका नेचर बिल्कुल वेरिएबल नेचर होता है। बेच लेवल जो यूनिट वाइज नहीं होती, यानी एक पर्टिकुलर यूनिट वाइज नहीं होती, हमेशा ग्रुप में होती है ना। जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट, कभी एक प्रोडक्ट के लिए कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा उसके ऊपर इंस्पेक्शन कॉस्ट होगा। मशीन सेटअप कॉस्ट है, मशीन सेटअप पर्टिकुलर एक रेंज होती है प्रोडक्ट की, उतनी प्रोडक्ट की रेंज वो बनेगा, प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ही हम उसका मशीन का सेटअप करते हैं। तो वो बेच लेवल एक्टिविटी। नेक्स्ट प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट को टारगेट करती है। एक प्रोडक्ट के लाइफ में उससे संबंधित जितना खर्चा है वो प्रोडक्ट ले लो, उसकी डिजाइन को ले लो, उसके पार्ट की स्पेसिफिकेशन को ले लो, उसके लिए कोई अपने को टेक्निकल नॉलेज पर्सन चाहिए तो उसकी कॉस्ट ले लो। तो वो क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज हो गई। फैसिलिटी लेवल का मतलब ये बिल्कुल कॉमन होता है। जैसे पूरी बिल्डिंग का आपका मेंटेनेंस हो गया, सिक्योरिटी गार्ड आपने लगा रखा उसका खर्चा हो गया, जिसमें सभी सभी अब सभी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है ना। कोई किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर हम उसको ट्रेस नहीं करते हैं, वो कहलाएगी फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज। अब एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड कॉस्टिंग को हम क्या कहेंगे, इसके कितने स्टेप से कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो टारगेट है वो पहला यही है कि हमें सबसे पहले जितना हो सके उतना हमें हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी एक्टिविटीज है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, है ना। जितनी एक्टिविटीज आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे उसके रिगार्डिंग आप कॉस्ट को भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे पर्टिकुलर प्रोडक्ट। कुछ बता रखा है जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर प्रोडक्ट शेड्यूल चेंजेस क्या है, कस्टमर लाइजनिंग, परचेजिंग, ये सब क्या है, ये एक्टिविटीज अगर नहीं होती है। प्रोडक्शन प्रोसेस सेटअप एक्टिविटी हो गई, क्वालिटी कंट्रोल हो गई, मटेरियल हैंडलिंग हो गई, मेंटेनेंस हो गई, ये सब क्या एक्टिविटीज, ये हमें फाइंड करनी है ना। रिलेट द ओवरहेड टू द एक्टिविटी, फिर जब हम एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उस ओवरहेड को हमें उससे रिलेट करना होगा कि उस एक्टिविटी से रिगार्डिंग कितना खर्चा हो रहा है और उसका कितना अमाउंट है। सपोर्ट एक्टिविटीज आर देन स्प्रेड अक्रॉस द प्राइमरी एक्टिविटीज। देखो एक्टिविटीज में बता रखा है एक सपोर्ट एक्टिविटी होती है, एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। वो भी है कि सपोर्ट एक्टिविटी जो है रिलेटेड होती है आपके प्राइमरी एक्टिविटीज से। प्राइमरी एक्टिविटी तभी होगी जब सपोर्ट एक्टिविटी उसके साथ रहेगी, वो भी हमें उसकी पहचान करनी है और देखना है कि कौन सी सपोर्ट एक्टिविटीज इसमें हम यूज कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट करना है, उसकी कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करनी है। डिटरमाइन द एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स, बिल्कुल हमें एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर को मेंटेन करना है। क्या होता है आप जानते हैं, किसी खर्चे को घटाना बढ़ाना जिसके हाथ में है वो कॉस्ट ड्राइवर कहलाता है।
कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर ईच एक्टिविटी, देन उसके बाद हमें तो देखना है कि पर्टिकुलर उस एक्टिविटी का ओवरहेड कितना हुआ और उसके कितने ड्राइवर है, और एक एक एक्टिविटी के उसका जो है कॉस्ट ड्राइवर उसका एक पर यूनिट पर एक्टिविटीज के ऊपर खर्चा निकालना है। ठीक है, जैसे लिखा टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी और एक्टिविटी ड्राइवर क्या है, ऐसे फॉर्मूला लगाकर हमें पर्टिकुलर एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर निकालना होता है, और फिर उसको निकालने के बाद हम देख लेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी एक्टिविटी हो रही है और इसकी एक रेट ये आ रही है, उससे हम मल्टीपल करा के क्या कर देंगे, उसका कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक प्रोसीजर है, इसमें आइडेंटिफाई करनी है एक्टिविटीज को, ओवरहेड को रिलेट करना होता है, एक्टिविटीज को देखना होता है, फिर कॉस्ट ड्राइवर को देखना होता है, और फिर इसको पर यूनिट पर एक्टिविटी वाइज निकालने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। देखिए, इसकी हम एक केस स्टडी के रूप में भी आपसे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक केस स्टडी आपके सामने है, देखिए कोई रॉयल लिमिटेड है, 3 डिपार्टमेंट है उसके, ए बी और सी। ए और बी आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट ईच। ए और बी जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं ईच। C is service department. Department A product produce X, Y and Z and B department produce J, K and L. दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आपके A और B। A 3 प्रोडक्ट बनाता है X, Y, Z और B 3 प्रोडक्ट बनाता है J, K, L, है ना। अब खर्चे कैसे क्या है वो देखिए आप। कॉस्ट बता रखी है, देखो दो कॉस्ट के हम दो ही प्रोपोर्शन करते हैं, एक हम डायरेक्ट की बात करते हैं, एक इनडायरेक्ट की बात करते हैं। यहाँ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दे रखा है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गिवन। एक्स वाई जेड के लिए कितनी लगती है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, और जे के एल के लिए 3 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए। ऐसे डायरेक्ट लेबर 10, 12, 15 और 8, 10, 12। फिर हमें क्या दिया हुआ है कि मशीन आवर्स दिए हुए हैं कि भाई एक्स के 1000 है, वाई के 2000 है, जेड के 3000 है ना, ऐसे जे के एंड एल के बता रखे। तो ये खर्चे हमें कोई अलग से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं, ऐसे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट है, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखो दूसरा पार्ट इसका, इनडायरेक्ट कॉस्ट का। टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रुपीज 1 लाख। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हुए हैं आपके, 1 लाख रुपए हुए। ये खर्चा जो है वो कॉमन एक्सपेंसेस है, इस खर्चे को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। अब आपके पास 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, और सॉरी 3 डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट। अब 1 लाख रुपए को जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिपार्टमेंट 8 का 40,000, डिपार्टमेंट बी का 36,000, डिपार्टमेंट सी का 24,000। तो ये करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपॉर्चुनेट करना, कि हमने खर्चों को क्या किया, प्रोडक्शन के साथ साथ सही डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये प्रोसीजर क्या है, अपॉर्चुनेट की प्रोसीजर है। डिपार्टमेंट सी री अपॉर्चुनेट ऑन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:2। डिपार्टमेंट सी का खर्चा 24,000 है और ये 24,000 रुपए खर्चा ए और बी पे वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। ओके, तो हम 24,000 को वापस से, जिसमें 8,000 ए में और 12,000 किसमें, बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब डिपार्टमेंट कितने बचे, 2 ही बचे, ए और बी। ए का 48,000 और बी का कितना आपका 36 और 12 48, दोनों का 48 हो गया। अब ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट में खर्चों को बांटने के बाद हमारा क्या होता है, नहीं 24,000 डिवाइड 3, 8 दूनी 16, ज्यादा हो जाएगा, 48, 50, 52,000 हो जाएगा। देखिए डिपार्टमेंट ये एब्जॉर्प्शन, अब हमें क्या करना है, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन तो हमने कर लिया, ठीक है। अब ए डिपार्टमेंट का खर्चा पता चल गया 48,000, बी का पता चल गया 52,000। अब ए डिपार्टमेंट कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, 3, एक्स वाई जेड। अब हम इस 48,000 को एक्स पे कितना, वाई पे कितना और जेड पे कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे ही जो बी डिपार्टमेंट है जिसका 52,000 है, उसका हम खर्चा जे के पे कितना, के पे कितना और एल पे कितना करेंगे, ये करना है। तो जब हम एक्स वाई जेड और जे के एल पर खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए हम कोई बेसिस एक मेथड का यूज करेंगे, एब्जॉर्प्शन मेथड का, है ना। तो कोई सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें जैसे दे रखा है कि मशीन आवर्स दिए हुए, तो अब हम क्या करेंगे कि 48,000 रुपए है और इसका जो 52,000 है, उनको एक्स वाई जेड और जे के एंड एल में किससे, मशीन आवर्स के बेसिस पे बांट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए की बात करूं तो टोटल मिला के मशीन आवर कितने हुए, 3 और 2 5 और 1 6। तो 48,000 डिवाइड बाय 6,000 करूंगा तो 6 8 48, है ना। 8 रुपए मेरे पास क्या आ गया, 8 रुपया मेरा पर आर आ गया। अब एक्स के ऊपर कितना होगा, कभी 1000 इंटू 8 कर दो, वाई के लिए क्या करोगे 2000 इंटू 8 कर लो, जेड के लिए क्या करोगे 3000 इंटू 8 कर लो। ये करना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन करना कहलाता है।
तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड था जो आप फॉलो करते आए हैं। अब नई चेंज क्या हुआ? नया चेंज ये हुआ कि हमने क्या कर दिया, नॉन वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी शामिल कर ली, हमने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा दी, हम एक्टिविटी वाइज कॉस्ट करने लग गए। तो हमने क्या किया, ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट किया पहले कि ये 1 लाख रुपए जो है वो टोटल आया, वो कहाँ कहाँ से आया, कौन कौन सी एक्टिविटीज आया। तो पता चला कि मटेरियल हैंडलिंग और मशीन सेटअप 2 प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज थी जहां से दोनों का खर्चा मिलाकर 1 लाख रुपए आया। तो अब क्वेश्चन मार्क ये हुआ कि एक्टिविटी ये इतना अमाउंट आपका खर्चा आया, तो इनके लिए एक्स वाई जेड और जे के एल के लिए मटेरियल हैंडलिंग से संबंधित और मशीन सेटअप से संबंधित हमने क्या किया, ड्राइवर कैलकुलेट किया। ड्राइवर का मतलब कोई मशीन हैंडलिंग के खर्चा जो बढ़ाएगा वो ड्राइवर होगा, कम करेगा वो ड्राइवर कहलाएगा। तो मशीन मटेरियल हैंडलिंग कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं, केवल सिंगल यूनिट नहीं होती है, ग्रुप में होती है। हमने कहा कि नंबर ऑफ सेटअप और नंबर ऑफ बेचेज, मशीन सेटअप के लिए भी एक ग्रुप के अंदर ही प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, डालते हैं, तब फिर देन उसके बाद मशीन का सेटअप होता है। तो यहाँ पर हमें दोनों ही दे रखे हैं, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ बेचेज। नंबर ऑफ सेटअप बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ सेटअप कम करोगे तो कम हो जाएगी, नंबर ऑफ बेचेज बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम करोगे कम हो जाएगी। तो ये दोनों ही क्या हो गए, ड्राइवर हो गए जो इस खर्चे को चलाते हैं। अब आपका जितना अमाउंट बनता है, जैसे ए डिपार्टमेंट का 48,000 है, बी डिपार्टमेंट का 52,000 है, तो अब हम ऐसे डिपार्टमेंशन नहीं करेंगे, हम तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कितना है और इसके ऊपर कितना, मटेरियल हैंडलिंग पे कितना खर्चा हो रहा है और मशीन सेटअप पे कितना हो रहा है। मटेरियल हैंडलिंग पे जितना भी हो रहा है उसको हम किससे डिवाइड कर लेंगे, ये जैसे एक्स की बात कर रहा हूँ 15, 10, 25 और जे के एंड एल की बात करूँ 20, 15 और 5, तो ये सब की टोटल 15 से लेकर एक्स से लेकर एल तक ने भी मैं अमाउंट क्या कर लूंगा, उसके खर्चे को टोटल लगा दूंगा और टोटल में क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर लूंगा और फिर मैं इंडिविजुअली उसकी कैलकुलेट करूंगा। तो अब यहाँ पर हमने 1 लाख को सीधा नहीं बांटा है, देखो समझना चीज को, 1 लाख को सीधा मैंने डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं बांटा, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक्टिविटीज के थ्रू बांट रहा हूँ। तो यही एक डिफरेंस है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का और आपका ट्रेडिशनल मेथड का, है ना। तो ध्यान रहे, जब आप खर्चे को किस हिसाब से बांट रहे हैं, जब आप खर्चे को प्रोडक्ट वाइज बांट रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज ट्रेस कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल वाइज कर रहे हैं, उस पैटर्न पे चल रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। और जैसे इसको आपने इसको पैटर्न को चेंज किया, आप एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। यहाँ यहीं तक रखते हैं क्लास, अगली क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से लेकर हम स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का करेंगे कैसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।